हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और इसके अलावा बच्चों हम लैटिस एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से। इस चैप्टर में इससे पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हो, ऑक्टेट रूल, ये सारी चीजें बच्चों आप पढ़ चुके हो। जब मैं आयनिक बॉन्ड बोलता हूँ और साथ में और इलेक्ट्रोवैलेंट वैलेंट बॉन्ड बोलता हूँ तो बच्चों दोनों का मतलब सेम ही है। हम यहाँ पे जो आपने बचपन में आयनिक बॉन्ड पढ़ा है उसी की बात कर रहे हैं। अब जैसे बच्चों की अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, अगर कोई पूछता है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, तो आप क्या बोलते हो कि आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गिव एंड टेक होता है। क्या होता है? गिव एंड टेक होता है, शेयरिंग नहीं होती। क्या होता है बच्चों? गिव एंड टेक होता है। देयर इज नो शेयरिंग। गिव एंड टेक होगा, शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जब मैं ऐसा बोलता हूं तो एक बहुत क्लासिक एग्जांपल आपके दिमाग में आता होगा, जो है बच्चों किसका? NaCl का। अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl का फॉर्मेशन, जहां पे NaCl में Na और Cl में अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, तो आप बच्चों बोलते हो आयनिक बॉन्ड। आप बोलते हो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो इसका क्या मतलब है कि ये किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है। अगर उसी को मैं एक बार फिर से बताऊं तो होता क्या है बच्चों कि आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ओके, एंड अगर मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो उसका है बच्चों 287। ठीक है, तो होता क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इस प्रोसेस में वो क्या बना लेता है? सोडियम प्लस। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो क्या बना लेता है? सोडियम प्लस। इस प्रोसेस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है। ठीक है बच्चों, एंड अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड देन वो क्या बनने लेता है? Cl माइनस। और इस प्रोसेस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाता है। अब जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बच्चों, तो ये क्या करते हैं? अब एक पे प्लस चार्ज आ गया है और एक पे माइनस चार्ज आ गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दो चार्ज है तो दो चार्ज एक दूसरे से किस फोर्स से? कोलम्बिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं और ये क्या बना लेते हैं बच्चों? NaCl। ये क्या बना लेते हैं? NaCl। तो इसके बारे में हमें आइडिया है। अब अगर मैं थोड़ा सा इंसाइट देना चाहूँ आपको इसके बारे में, तो ध्यान से देखो। हमने बच्चों इससे पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो उसको क्या बोलते हो आप? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और अगर कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है, तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज बच्चों, पहला कंडीशन है ease of ease of formation of ease of formation of cation and anion। ease of formation of cation and अनायन, कितनी आसानी से कटायन और अनायन का फॉर्मेशन हो सकता है बच्चों? कितनी आसानी से कटायन और अनायन का फॉर्मेशन हो सकता है? दैट मीन्स अगर मैं कटायन की फॉर्मेशन की बात करूंगा तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, और अगर मैं बच्चों ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनायन की बात करता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताता हूं आपको। तो जब हमने ये देखा कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किस चीज के फॉर्मेशन के लिए? किसके बच्चों? आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चों है, जो ये एक बार जब प्लस और माइनस बन जाता है ना, तो देखो बच्चों हमें क्या लगता है कि Na और Cl जुड़ गया, ये NaCl बन गया। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है NaCl का वो कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे आपको छोटे वाले जो रेड पार्टिकल्स हैं ये आपका सोडियम प्लस है और ये क्लोरीन माइनस है, ब्लू ब्लू वाले। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसको आप लैटिस बोलते हो।
इसको क्या बोलते हो बच्चों? लैटिस बोलते हो। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ओके, आपने अभी सॉलिड स्टेट्स नहीं पढ़ा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो एक एनर्जी वो भी होती है, एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टल लैटिस। अब ये दो तीन चीज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी, यहाँ पे आपको चीजें समझ आई होंगी। अब जब मैं बच्चों बात करता हूँ, वापस मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूँ। तो NaCl हमने देखा कि कैसे बना है, Na प्लस प्लस Cl माइनस आपस में जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों? NaCl बन गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी आयनिक सॉलिड, दैट मीन जो NaCl है, इसके फॉर्मेशन के लिए जो इसका कटायन है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। ठीक है, और जो अनायन है क्लोरीन माइनस, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो एक बात बताओ, कोई चीज कटायन कितनी आसानी से बनाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर आपसे पूछा जाए, सपोज मैं फर्स्ट ग्रुप बोलता हूँ, फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं ये सारे अगर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ग्रुप में ये सारे आपको एलिमेंट दे देता हूँ, आपसे पूछा जाए कि सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा आसानी से कटायन कौन बनाएगा, तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो साइज क्या होता रहता है? बड़ा होता रहता है, तो आसानी से न्यूक्लियस से दूर हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो निकलना आसान हो गया। दैट मीन्स कटायन बनने के लिए आपका जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी हो उतना अच्छा है। ठीक है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, तो बच्चों जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी तो आपको याद होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी आपको, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में क्या होता है कि जो जितना आपका 18th ग्रुप, दैट मीन्स नोबल गैस के पास होता है, वो उतना ज्यादा मोर नेगेटिव होता है। तो दैट मीन्स जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा वो आसानी से अनायन बनाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कटायन, ठीक है, एंड हाई हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर अनायन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं NaCl या किसी भी आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रेफरेबल होती है, किस केस में बच्चों? आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के केस में। अब एक कैच यहाँ पे ये है कि अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि अगर सपोज ए एंड बी आपस में जुड़ के ए बी बॉन्ड बनाते हैं, तो एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी तभी तो ये स्टेबल होंगे ना। अगर सिस्टम में और ज्यादा एनर्जी आ गई, तो केमिस्ट्री में अगर किसी भी चीज में, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, सिस्टम की एनर्जी अगर बढ़ गई, सपोज सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, तो सिस्टम मेरा क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अनस्टेबल हो जाता है। तो हमेशा किसी चीज को अगर स्टेबिलिटी की साइड लेके जाना है, तो आपको एनर्जी क्या होनी चाहिए? सिस्टम की कम होनी चाहिए। दैट मीन्स सिस्टम से एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो तो ओवरऑल एंथैल्पी आपकी सिस्टम की क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब सिस्टम से एनर्जी निकली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या ये चीज जो हम NaCl के लिए पढ़ रहे हैं इसमें अप्लाई होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं NaCl के केस में। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझने को मिलेगी, दैट इज कि अगर बच्चों मैं ये बात करता हूँ कि सोडियम सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है, तो इसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? तो आप देखोगे बच्चों इस प्रोसेस के लिए 495.8
किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट मीन्स एक मोल, हमेशा मैं एक मोल की बात कर रहा हूँ, पर मोल की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक मोल सोडियम को अगर उसको आयन में कन्वर्ट करना तो यू नीड दिस मच एनर्जी। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं कि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, तो उसका आंसर है बच्चों दैट इज -348.7 किलो जूल पर मोल। अब अगर मैं बोलता हूं कि यही दो चीजें इंपॉर्टेंट थी अगर NaCl के फॉर्मेशन के लिए, तो ओवरऑल एनर्जी अगर आप इसको प्लस करोगे बच्चों तो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वैल्यू आई 147.1 किलो जूल पर मोल। तो अगर कोई चीज डेल्टा एच दैट मीन्स एंथैल्पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो सिस्टम में तो एनर्जी बढ़ गई ना, दैट मीन्स मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया। और पहले से अगर मेरा सिस्टम पहले से अनस्टेबल हो गया ज्यादा, तो ये क्या मेरे लिए अच्छी चीज है? नहीं, ऑब्वियसली अगर ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो मेरा क्वेश्चन है कि NaCl अब क्यों बनेगा जब ये इससे पहले ज्यादा स्टेबल थे, जुड़ने के बाद और अनस्टेबल हो गए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था, ये जो लास्ट पॉइंट हमने देखा था ना कि एंथैल्पी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जब क्रिस्टल लैटिस बन रहा होता है तो उस टाइम जो एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस केस में जब NaCl का क्रिस्टल बन रहा होता है तो उस केस में बच्चों -788 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। जब वो उसका क्रिस्टल मैंने आपको दिखाया ना पीछे, वो जो क्रिस्टल उस तरीके से NaCl का बन रहा होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और जब आप इसको इससे प्लस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू डेल्टा एच की क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और जैसी एंथैल्पी नेगेटिव हुई, आप बोल सकते हो कि हाँ, सिस्टम पहले से ज्यादा स्टेबल है एंड ये प्रोसेस फिजिबल है, ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं। दैट इज आयनिक बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करूं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें से बच्चों आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, देन लैटिस फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आई होगी। लास्ट टॉपिक जो आज का हम कवर करेंगे दैट विल बी बच्चों, दैट विल बी लैटिस एंथैल्पी, दैट विल बी लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ध्यान से सुनना, लैटिस एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे? लैटिस एंथैल्पी। अगर हम लैटिस एंथैल्पी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ लैटिस एंथैल्पी का क्या होता है। कि लैटिस एंथैल्पी बेसिकली कुछ नहीं है, एंथैल्पी कहीं पे भी लिखा हुआ तो वो एनर्जी की बात हो रही है। तो ये वो एनर्जी है कि सपोज करो कि आपके पास सपोज NaCl सॉलिड है और उसको आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हो? उसको बच्चों लैटिस एंथैल्पी बोलते हो। जैसे सपोज मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इट इज द एनर्जी required, it is the energy required for any ionic bond, ionic solid या ionic solid to be broken into its constituent gaseous ions, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आयंस। ठीक है, अगर सपोज करो आपके पास NaCl सॉलिड है, ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इतनी एनर्जी दो कि ये Na प्लस गैस और प्लस Cl माइनस गैस में, दैट इज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी आयनिक सॉलिड। किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए कितनी एनर्जी दूं कि वो अपने जिस चीज से मिलके बना है उसके आयनिक गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स Na है तो Na का गैस बने और आयंस में कन्वर्ट हो जाए, क्लोरीन का गैस बने, क्लोरीन का आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस के लिए जो टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बच्चों क्या बोलोगे? लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। अगर सपोज करो MgCl2 की बात करता हूं, इसके लिए कोई लैटिस एंथैल्पी पूछे तो ऑब्वियसली इसको आपको किस में ब्रेक करना है? Mg2 प्लस गैस प्लस 2Cl माइनस गैस। ऑब्वियसली
आपने क्या करा, जो पूरा आयनिक सॉलिड था इसको किसमें ब्रेक कर दिया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में, गैस में भी कन्वर्ट कर दिया, उसके आयंस में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए NaCl के लिए NaCl का और MgCl2 के लिए MgCl2 का, तो जो भी एंथैल्पी होगी उसको आप क्या बोलोगे, लैटिस एंथैल्पी। उसको क्या बोलोगे, लैटिस एंथैल्पी। दैट मींस डेल्टा H और लैटिस से इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, लैटिस एंथैल्पी। अब ध्यान से सुनना, अगर बच्चों मैं NaCl के लिए लैटिस एंथैल्पी की बात करूंगा तो वो होता है 788 किलो जूल पर मोल। अभी हमने पीछे देखा था, अगर आप पीछे देखोगे तो हमने ये चीज नोट करी थी कि हमने यहाँ पे NaCl के क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन के लिए बात करी थी हमने, कितना, -788। तो ध्यान से सुनना, हम क्रिस्टल लैटिस कैसे बना रहे थे बच्चों, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, इसको जोड़ रहे थे तो हमारा NaCl बन रहा था ना, ठीक है। तो जब ऐसा था तो इसी प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए क्या होगा, अगर इस केस में -7, अगर सपोज इस केस में -788 मिलता है तो इस रिएक्शन के रिवर्स प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि ये +788 किलो जूल पर मोल कैसे होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये टॉपिक खत्म होता है, जहां पे मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको बताया मैंने आयनिक सॉलिड के बारे में, आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी बेसिकली आयनिक सॉलिड के बारे में बताया, आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया। उसमें ये चीज बताई कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया बच्चों। उसके अलावा हमने लैटिस फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी होती है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो चीजें हमने करी। एंड लास्ट में हमने लैटिस एंथैल्पी को कवर करा, ठीक है। आई होप बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। एक चीज और जाते जाते मैं बता दूं कि लैटिस एंथैल्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे भी सॉल्युबिलिटी का टॉपिक आएगा ना वहां पे लैटिस एंथैल्पी अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी फ्यूचर में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं जरूर आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी के बारे में बताऊंगा। फॉर टाइम बीइंग आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एंड लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बॉन्ड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो make sure you like and subscribe this particular channel. Okay, like this video, subscribe this particular channel. Thanks for watching this video. Bye bye बच्चों।